हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, राधे राधे। पेन देना भैया। हाँ जी भाई, हेडिंग लगा दीजिएगा। आज अपने लोक वाद्यंत्र में कल अपन ने कंप्लीट किया था कौन सा? कल अपन ने तत्व वाद्यंत्र कंप्लीट कर लिया था। आज अपन आगे बढ़ेंगे, तो हेडिंग लगा दीजिए आप लोग सुशिर वाद्यंत्र। पहले आप लोग हेडिंग लगा देना यहाँ पर सुशिर वाद्यंत्र हेडिंग लगाना। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। हेडिंग लगा दीजिएगा सुशिर वाद्ययंत्र। हेडिंग लगाइएगा सुशिर वाद्य यंत्र। चलिए साहब, सुशिर वाद्य यंत्र के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, तो एक एक चीज के बारे में आप लोग समझ लेना अच्छे से। सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि सुशिर वाद्य यंत्र होते क्या हैं। बहुत बेसिक सी बात है कि भाई मुंह से फूंक मार करके जिनमें स्वरों की उत्पत्ति होती है वो आपके क्या कहलाते हैं भैया? वो आपके सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। जैसे बांसुरी है, अब बांसुरी में क्या करेंगे? फूंक मारने से ही तो बजेगा भैया। तो ये ध्यान रख लेना, वे वाद्य यंत्र जिनमें मुंह से फूंक मारने पर स्वरों की उत्पत्ति होती है वे वाद्य यंत्र आपके क्या कहलाएंगे? तो वे वाद्य यंत्र आपके सुशिर वाद्य यंत्र कहलाएंगे। आई बात समझ में? डेफिनेशन अपन ने शुरू में लिखी ली थी, तो ये चीज आप लोग याद रख लेना। अब अपने को ये पता होना चाहिए पहले कि कौन कौन से वाद्य यंत्र आपके सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। सबसे पहले तो अपने को यही पता होना चाहिए। तो एक ट्रिक बताता हूं, ध्यान से सुन लेना आप लोग। यहाँ पर मैं यहाँ पर एक ट्रिक लिखूंगा कि पाबू बाबा ने, ध्यान रखना, एक पाबू बाबा थे भैया, संगीत के बहुत बड़े विद्वान थे पाबू बाबा। आई बात समझ में? तो पाबू बाबा की दो शिष्याएं थी। एक का नाम तो था मोना, बोलो क्या नाम था? मोना। और दूसरी का नाम था आपके सीता। ध्यान रख लेना। तो ये बोलो कौन कौन सी शिष्याएं हो गई? एक का नाम तो मोना और दूसरी का नाम क्या हो जाएगा? सीता। तो ये जो पाबू बाबा हैं, इन्होंने मोना और सीता से कहा कि भाई ये इनको वाद्यंत्र बजाना सिखा रहे थे, और जब वाद्यंत्र बजाना सिखा रहे थे तो वाद्यंत्रों को बजाने का अपना एक क्रम होता है। वाद्यंत्रों को बजाने का भाई पहले ये पहले ये पहले ये। उन्होंने कहा गुरुजी हमें बीन बजाना सिखाओ। तब ध्यान रखना, उन्होंने कहा भाई वेट करो, उसका भी नंबर आएगा। तो पाबू बाबा ने मोना व सीता से कहा कि अब तुम, ध्यान रख लेना, पाबू बाबा ने मोना व सीता से कहा कि अब तुम बीन बजाओ, अब तुम बीन बजाओ। तो ये छोटी सी बात है भैया, बहुत आसान सी आपकी ट्रिक बन जाएगी। कोई इसमें वो नहीं है कि पाबू बाबा ने मोना व सीता से कहा कि अब तुम बीन बजाओ। वापस बोलो क्या आ जाएगा? पाबू बाबा ने मोना व सीता से कहा कि अब तुम बीन बजाओ। फिर बोलो क्या है? पाबू बाबा ने मोना व सीता से कहा कि अब तुम बीन बजाओ। एक बार फिर बोलो क्या? पाबू बाबा ने मोना व सीता से कहा कि, अब इधर देखो, यहां पर सबसे पहले अपने पास में आता है पा, तो पा से बनेगा पावरी। ध्यान रख लेना, पा से क्या बन जाएगा? पावरी, या फिर पावली भी बोल सकते हैं। ध्यान रख लेना, पावरी या फिर क्या बोलेंगे इसको? पावली। ऐसे ही देखो आप लोग, ध्यान से सुनना एक एक चीज को। इसके बाद में अपने पास में जो आता है वो है आपके, ध्यान रखना, भू, और भू से बनेगा आपके क्या? भुंगल। बोलो क्या बनेगा? भुंगल। अभी बताऊंगा इनके बारे में। और भुंगल को बोलते हैं रणभेरी। अरे युद्ध में बजाते थे ना पहले, ध्यान रखना, वो एकदम यूं बनी हुई होती थी आपके इस तरह की, तो युद्ध में बजाते थे, वो आपकी हो जाएगी। बांस से तो बांसुरी। बोलो बांस से क्या बन जाएगा? तो बांस से बनेगा आपके बांसुरी, ध्यान रख लेना। और बांस से आपके बन जाएगा बांकिया। अभी अपन ने नृत्य पढ़े थे, नृत्य में नाम आया था ढोल बांकिया थाली। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, बांकिया। न से बनेगा नड़। बोलो न से क्या हो जाएगा? नड़, याद रख लेना।
और मो से बनेगा मोरचंग। बोलो मो से क्या बन जाएगा? तो मो से मोरचंग बनेगा, और ना से नाग की आकृति का होता है, इसीलिए नाम क्या दे देंगे? नागफणी। और वै को क्या कर देना? साइलेंट। फिर देखो सी से बनेगा आपके सींगी। बोलो क्या वाद्य यंत्र बन जाएगा? सींगी, या फिर अपन क्या बोलेंगे? सींगा। मतलब कि सींगा या फिर सींगी वाद्य यंत्र आपके हो जाएगा। ता से बनेगा तारपी। बोलो क्या बन जाएगा? तारपी। ये नाम याद होने चाहिए भैया, बताओ। बोलो ता से क्या बनेगा? तारपी। फिर देखो से बनेगा आपके सतारा। बोलो से क्या बनेगा? सतारा। और कैसे बनेगा? करना। बोलो कैसे क्या बनेगा? करना। और इधर देखो है से बनेगा हरनाई। अब जितने भी नाई आ गए ना, वो सब यहां लगा देना। हरनाई हो सकता है, और बताओ। तो हरनाई के अलावा शहनाई, शहनाई के अलावा सुरनाई। बोलो क्या हो जाएगा? सुरनाई। तो ये ध्यान रख लेना। एक और बोल सकते हो है नाई। एक और वाद्य यंत्र होता है जिसको क्या बोलते हैं? है नाई। तो ये ध्यान रखना, सब मिलते जुलते नाम है, इसलिए ये सब आपके कैसे वाद्य यंत्र है? ये सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आएंगे। आगे बढ़ते हैं तो देखो इधर आप लोग, अब तुम बीन बजाओ, अब तुम बीन बजाओ में देखो, ऐसे बनेगा अलगोजा। बोलो ऐसे क्या बन जाएगा? तो ऐसे बनेगा अलगोजा। बै से बनेगा बरगू। बोलो बै से क्या बन गया? तो बै से बरगू बन जाएगा। तू से बनेगा तुरही। बोलो क्या बनेगा? तो तू से तुरई बन जाएगा। और मैं से बनेगा आपके मशक। बोलो क्या बनेगा? मशक। और बीन से मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, बीन से बनता है बीन, जिसको तुम लोग एक नाम और देते हो, पुंगी। बोलो क्या नाम देते हो भैया? इस मशक में एक तो मशक याद रखना, और मैं से एक और बनाना मुरला। बोलो क्या बनाओगे भैया? मुरला। और बजाओ को क्या कर देना भैया? साइलेंट। तो ये ध्यान रखना, ये कौन से वाद्य यंत्र की ट्रिक हो जाएगी? जितने भी सुशिर है उनको याद करने का तरीका है ये। बोलो क्या ट्रिक है बताओ? बाबू बाबा ने मोना व सीता से कहा कि अब तुम बीन बजाओ। वापस बोलो क्या? बाबू बाबा ने मोना व सीता से कहा कि अब तुम, बताओ पास से क्या बनेगा? पावरी। भू से क्या बनेगा? भुंगल। बा से, फिर बा से, न से, मो से, ना से, सी से, ध्यान रखना, ता से, कैसे, है से, हरनाई, शहनाई, सुरनाई, है नाई, ऐसे अलगोजा, बैसे बरगू, तू से, मैं से, या फिर मुरला, और बीन से बीन या फिर पूंगी। एक बार फिर बोलो पास से क्या बनेगा? वापस बोलो पास से, भू से, भुंगल, फिर बा से, फिर बा से, न से, मो से, ना से, सी से, ता से, क से, है से, या फिर या फिर या फिर ऐसे, ब से, तू से, मैं से, या फिर बीन से, जिसको क्या बोलेंगे? समझ गए क्या बात को? तो ये सुशिर वाद्य यंत्र याद करने का तरीका है। चलो बताओ, देखिए एक बार तत्व वाद्य यंत्र की क्या ट्रिक बताई थी? रावण गुजरी चिड़ू जब तक साईं के रब का सुर दो। वापस बोलो क्या? रावण गुजरी चिड़ू जब तक साईं के रब का सुर दो। बोलो रावण से, अच्छा गुजरी से, ची से, डू से, डुका को जैसे, जंतर। बोलो जैसे, जंतर। फिर इसके बाद में भय से भपंग, भपंग के साथ अपंग। बताया था क्या? जब तक तैसे तंबूरा, कैसे खम्मच, चिड़ू जब तक साई, सा से सारंगी, ई से इकतारा। बोलो ई से साई, के से केंदूरा, के से रब से रबाब या फिर रबाज, सुर से सुरमंडल या फिर सुरिंदा, और दो से दो तारा। दो से, बताओ कोई दिक्कत इसके अंदर? दोनों ट्रिक याद हो जाएगी। चलिए साहब, सुशिर वाद्य यंत्र में सबसे पहले नोट कीजिए,
लिख लिए क्या? आगे बढ़े। तो सबसे पहले तो ये याद रख लेना, इसके अलावा कोई भी पेपर में नहीं पूछेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, अभी कानी वगैरह ऐसे कुछ वाद्य यंत्र बाकी हैं, तो वो मैं क्या, वो आपको एक वाद्य यंत्र के साथ ही बताऊंगा, क्योंकि उसका लेना देना उसी से है। अभी अपने को ये याद होना चाहिए, कल को कोई नींदों में भी उठा के पूछ लें, तुरंत याद होना चाहिए कि कौन सा सुशीर है, कौन सा तत् है। और ट्रिक से ही याद हो सकते हैं, बाकी तुम मरे ही लगा लो जोर तुम्हारा। आई बात समझ में? ये ट्रिक है तो ही याद होंगे, अदरवाइज तुम कितना ही जोड़ लगा लो। समझ में आ गई बात यहाँ पर? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने पास में कौन सा वाद्य यंत्र आ जाएगा, जैसा आप सामने देख भी रहे होंगे, ये आपके कौन सा वाद्य यंत्र है भैया? अलगोजा वाद्य यंत्र आप यहाँ पर देख पा रहे हैं भाई। अब अलगोजा के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं भैया। अलगोजा वाद्य यंत्र क्या, कैसे, क्या क्या विशेष बातें अलगोजा को लेकर के हमारे बनती है, ठीक है ना। तीन चित्र आपके सामने यहाँ पर मैंने लगाए हैं और तीनों ही एग्जाम के बहुत बड़े क्वेश्चन है। तीन पिक्चर आपके सामने लगी हुई है और तीनों ही एग्जाम में बहुत बड़ा क्वेश्चन बनाती है। सबसे पहले बताओ, आपको एक बार के लिए मुझे केवल इतना सा बता दो कि यहां पर मैंने क्या किया। ये लो साहब, मैंने इसको एक बार के लिए क्या कर दिया, हटा दिया। आई बात समझ में? और ये जब मैंने एक बार के लिए हटा दिया, अब आप मुझे बताओ कि ये क्या है। अरे ये क्या है, तुम सब जानते हो कि नहीं जानते हो? चलो साहब, अब जैसे ही मैंने ये कर दिया, ये क्या हो गया, बोलो ये क्या हो गया भैया? जैसे ही मैंने ये किया तो ये हो गया आपके अलगोजा। मतलब अब आप जहां तक है मेरी बात को समझ गए होंगे कि भैया ये जो अलगोजा आप यहां पर देख रहे हैं ना, ये कितनी बांसुरियों से बना होता है? दो बांसुरियों से। बोलो कितनी बांसुरियों से? तो ये ध्यान रख लेना, दो बांसुरियों से निर्मित होता है। बताओ पहली बात समझ गए क्या? तो ये दो बांसुरियों से निर्मित होता है, एक बात तो ये याद रख लेना, ठीक है। अब दूसरी बात इधर देखो, अगर मैं बात करूं तो इसमें छिद्र कितने, नीचे वाले को तो छोड़ देना, वो तो डोरी के लिए केवल एक दो तीन चार, कितने छिद्र हो जाएंगे? चार। चार इधर और चार इधर, तो ये जरूर याद रख लेना। इसके अंदर कुल छिद्र कितने हैं? 8। बोलो कितने हो जाएंगे? तो इसके अंदर कुल छिद्रों की संख्या है भैया 8। टोटल होल्स आपके कितने हैं इसमें? 8 हैं। अब देखो, लेकिन इनमें से काम में कितने आते हैं भैया? तो ये भी याद रख लेना, प्रयुक्त छिद्र मतलब कितने छेद इसमें और बजाते समय काम में लेते हैं भैया? 6। लेकिन सुनो, 6 होते हैं, लेकिन जब भील बजाते हैं ना, तो भील तो केवल कितने काम में लेते हैं? तो भील काम में लेते हैं 4। समझ में आ गई बात? तो वैसे तो कितने छिद्र होते हैं? 8 होते हैं टोटल। अब नीचे वालों को क्या कर दिया भैया? बंद कर दिया, तो ये नीचे वाले छिद्र बंद हो जाते हैं। भील ऊपर वाले ये दोनों को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। मतलब ये कितने काम में लेते हैं? भील जब बजाते हैं तो केवल 4 ही छिद्र काम में लेते हैं। ये तो संरचना की बात हो गई भैया। अब संरचना के बाद में देखो, अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो क्या मैं इसको यूं कह सकता हूं कि ये हमारे राजस्थान का राज्य वाद्य है? बोलो कह सकता हूं क्या? तो ये जरूर याद रखना कि ये हमारे राजस्थान का राज्य वाद्य हो जाएगा। समझ गए? राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम, राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर, और राजस्थान का राज्य वाद्य भाई साहब प्रतीक चिन्ह सिलेबस में है या नहीं है? अरे है या नहीं है? हाँ तो सुबह सुबह तो एनर्जेटिक रहा करो, कम से कम नादो क्या आया करो। एक तो तुम कई तो यूं ही आ जाते हैं, चलो भगो। आई बात समझ में? अच्छे से नहा धो के फिर आया करो। आपको पता है मेरी जितने भी बैच है ना, सुबह से लेकर शाम तक सब में छुट्टियां हैं। केवल कौन से बैच में आ रहा हूं? केवल सिंगल तुम्हारे बैच के लिए आ रहा हूं, बाकी कोई भी देख लेना। कहीं पढ़ाता नहीं मिलूंगा, एक रात को यूट्यूब पे जरूर। आई बात समझ में? वो तो चलो ठीक है, पर्सनल काम है। तो बाकी जितनी भी जगह पढ़ाने जाता हूँ ना, सब जगह बंद है। अभी पैर थोड़ा सा क्या, मेरे पैर में हल्की सी दिक्कत है, वो कभी कभार 6 महीने में एक बार आ जाती है, कभी 3 महीने में आ जाती है। तो इसलिए क्या है कि मैंने सारे बैच बंद कर दिए, केवल और केवल क्या, आपके बैच के लिए आ रहा हूँ कि चलो ठीक है यार, 3rd ग्रेड का बैच है, ठीक है ना, और सिलेबस काफी लंबा है। बाकी तो क्या है, किसी से ही पढ़वा लें, ठीक है ना, क्योंकि आपके 2 सब्जेक्ट का प्रॉमिस है। बाकी मैं तो एक सब्जेक्ट ही पढ़ा रहा हूँ केवल, कि बाकी मैंने कह दिया हिस्ट्री पढ़ाऊंगा जैसे ऊपर वालों को, तो कल्चर मना कर दी। जिसमें कल्चर पढ़ाऊंगा उसमें हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा। सिंगल आपका बैच है जिसमें दोनों पढ़ा रहा हूँ, तो दोनों पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब मेरा मामला बहुत भारी है भैया। अब ज्योग्राफी में क्या राजेंद्र सर और संजय सर दोनों मिलके करा देंगे। अब यहाँ तो ये है ना कि अभी मिल के कराने वाला कोई नहीं है,
किसको जोड़ूं? आई बात समझ में? मैं दूसरी जगह पढ़ाने जाता हूं, मैंने केवल दुर्ग दुर्ग के लिए, ध्यान रखा ना, केवल दुर्ग के लिए मैंने कहा उनको कि भाई मैं अभी आ नहीं पाऊंगा, तो आप एक काम करो, केवल दुर्ग, जो मैंने क्लास में कह भी दिया कि मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं तुम्हें दुर्ग, तो उसके लिए तो दूसरा लगा लो। वो दूसरा लगाते ही कल रायता फैल गया। ठीक है ना, ये मेंटेबिलिटी होती है पढ़ाते समय भाई, ये केवल मेंटेबिलिटी वाली बात हो जाती है पढ़ाते समय। बस मैं थोड़ा सा ये मानता हूं कि अपने पास थोड़ी सी प्लस क्या है, क्रिएटिविटी। अपन थोड़ा क्रिएटिविटी इस चीजों को पढ़ाते हैं, बस ये है जिससे आपको लिखने में पढ़ने में थोड़ा ठीक लगता है। लेकिन कभी कभार मजबूरी होती है, दुर्ग है, दुर्ग में ठीक है तुम्हें तो पढ़ाना ही पड़ेंगे, ठीक है ना। बाकी ज्यादातर मैं बैचा हूं दुर्ग नहीं पढ़ाता हूं, क्या कहीं भी देख लेना तुम, दुर्ग छोड़ ही देता हूं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने भैया। दुर्ग लंबा रहता है, 20 घंटे कौन माता पड़ी करे, 20 घंटे लगते हैं दुर्ग में। लेकिन मैंने क्या एक बहुत अच्छा काम कर लिया, मैंने ऑनलाइन पढ़ा लिया। अब आप लोगों को पता है व्हाइट बोर्ड एकेडमी जो मेरा खुद का चलता है, उसमें मैंने ऑनलाइन दुर्ग पढ़ा लिए। अब मेरे को टेंशन नहीं है, क्यों? क्योंकि दुर्ग की पीपीटी मेरे पास बनी हुई है, तो उसमें मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधे क्या करूंगा, दुर्ग को समझाऊंगा। तो तुम्हारा भी टाइम बचा, मेरा भी टाइम बचा। आई बात समझ में? एक ही चैप्टर है दुर्ग, जिसके अंदर थोड़ा बहुत भारी काम रहता है, क्योंकि वो इतिहास से कनेक्ट होता है, इसलिए दिक्कत आती है। समझ गए? तो अब इन चीजों को आप है ना रटने की बजाय थोड़ा समझने की कोशिश करना भैया। अब प्रतीक चिन्ह तुम्हारे सिलेबस में है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा? अलगोजा। गीत कौन सा? नृत्य कौन सा? बताओ, ये प्रतीक चिन्ह में ही तो है। तो ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र हो गया भैया। फिर इसके बाद में अगली बात ये ध्यान रखना, अपने जो पशुओं को चराते हैं ना, जो चरवाहा जिनको अपन बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना इसको कहा जाता है चरवाहों का जातीय वाद्य यंत्र। क्या बोलते हैं इसको? चरवाहों का जातीय वाद्य यंत्र। मतलब जो पशु चराने वाले होते हैं, अब वो बैठे बैठे क्या करें भैया, पशु चर रहे हैं, वो क्या बजा रहे हैं भैया, अलगोजा बजा रहे हैं। तो ये ध्यान रख लेना भाई, कुछ तो टाइम पास करेगा आदमी, तो ये ध्यान रखना ये चरवाहों का जातीय वाद्य यंत्र हो जाएगा। दूसरी बात, इसको भील भी बजाते हैं, वो तो ऊपर ही दिख गया। और भैया इसको कालबेलिया भी बजाते हैं। तो भील एवं कालबेलिया जाति द्वारा वादन किया जाता है। बोलो कौन कौन सी जाति? भील एवं कालबेलिया जाति द्वारा इसका क्या होता है? तो भील एवं कालबेलिया जाति द्वारा इसका वादन किया जाता है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना। आई बात समझ में? अब सुनो और बातें। ये जो आपके अलगोजा वाद्य यंत्र आप यहां पर देख रहे हैं ना, ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? ये अलगोजा वाद्य यंत्र आपके 2 प्रकार का होता है। गुरुजी कौन कौन से 2 प्रकार? सुनना, ठीक है ना, पुराने नोट्स वालों नई चीज देख लेना। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो सिंधी अलगोजा, बोलो क्या बोलेंगे? एक तो सिंधी अलगोजा, बोलो क्या बोलेंगे भैया? सिंधी अलगोजा। और नंबर 2 पर हो जाएगा डुंडाड़ी अलगोजा। नंबर 2 पर क्या हो जाएगा? डुंडाड़ी अलगोजा। जो तुम में से पहले पढ़े हुए हैं ना मेरे नोट्स वगैरह, वो भी अपडेट कर लेना भैया। ये लो साहब डुंडाड़ी अलगोजा। समझ गए बात को? अब इधर देखना, यहीं पर निकालूंगा कलाकार। यहीं पर क्या निकालूंगा? यहीं पर नेक्स्ट पॉइंट आपके आ जाएगा कलाकार। अब कलाकार में भी समझ लेना अच्छे से, कौन से के कलाकार? अलगोजा। अलगोजा के कलाकार। पहले क्या लिखा हुआ है? सिंधी अलगोजा। अरे भैया पहले क्या लिखा हुआ है? सिंधी अलगोजा लिखा हुआ है। समझना मेरी बात को। तो सिंधी अलगोजा से मेन नाम जो आता है वो है धोदे खां। जो सिंधी अलगोजा बजाते हैं उनमें मेन नाम क्या आ जाएगा? तो उनमें मुख्य रूप से नाम आता है धोदे खां। और जो डुंडाड़ी अलगोजा बजाते हैं उसमें नाम आता है भैया रामनाथ चौधरी। दिख रहे हैं क्या कहीं पर? अरे रामनाथ चौधरी दिख रहे हैं क्या? तो ये ध्यान रखना, वो रे साहब रामनाथ चौधरी। 12 फीट मूछ, ये 2 चीजों के लिए फेमस है। 12 फीट की तो इनकी क्या है भैया? मूछ है। तुम्हारी हाइट नहीं है 12 फीट, तो आई बात समझ में? इनकी 12 फीट की तो क्या है? केवल मूछ है। दूसरा, नाक से अलगोजा बजाने के लिए फेमस है। ये नाक से अलगोजा बजाते हैं। दुनिया मुंह से अलगोजा बजाती है, ये नाक से अलगोजा बजाते हैं। और इतना भयंकर बजाते हैं कि यूं बताते हैं कभी कभी तो नाक से क्या खून ही आने लग जाते हैं भैया। आई बात समझ? तो खून उन क्या रहे, दर्द तुम्हारे हो रहा है। ये अजीब लोग हैं ना। मैंने बोला वो ये वही लोग हैं। तो ये विवाह मूवी वगैरह देखते हैं ना, तो विवाह मूवी देखते टाइम क्या होता है, अब साहब घर वालों के साथ बैठ के देख रहे हैं, अब निश्चित तौर पर इमोशनल तो होंगे ही होंगे। अब करें क्या? तो बैठे बैठे यूं करेंगे, घर वालों को पता भी नहीं लगा, अपना काम भी हो गया। अब घर वालों के सामने तो आंसू कैसे पोछे?
तो इतना इमोशनल मत हुआ करो। चलिए साहब, तो एक रामनाथ चौधरी और एक दोदे खां। भैया ये दोदे खां तो कहाँ के हैं? बाड़मेर। बोलो कहाँ के हो जाएंगे? तो ये दोदे खां तो बाड़मेर के हैं और ये रामनाथ चौधरी पदमपुरा, अपने यहीं पड़ता है पास में, जयपुर, ये ध्यान रखना, पदमपुरा जयपुर। ये रामनाथ चौधरी पदमपुरा जयपुर के हैं, जैसा आप ऊपर देख पा रहे हैं। भैया सुनो भाई, ये दोदे खां के बारे में आप लोगों को पता है, मैंने आपको एक गैर नृत्य पढ़ाया था गैर नृत्य। जो थे, जो नहीं थे वो तो भूल जाओ क्या था क्या नहीं है। जो थे उस दिन उनके लिए कह रहा हूं, जो नहीं थे वो तो कहां से पढ़ेंगे, वो तो जब आएगा तब पढ़ोगे दोबारा। तो ये ध्यान रखना, दोदे खां, और ये जो दोदे खां है इनकी खास बात ये है कि 1982 में और दिल्ली में, अरे बोलो कहां पर, 1982 में दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों में, दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों में, और इन्होंने क्या किया भैया, तो दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों में अलगोजा बजाया। आई बात समझ में? तो ये जरूर ध्यान रख लेना कि दोदे खां क्यों फेमस हुए, क्योंकि इन्होंने दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों में अलगोजा बजाया, और उसके बाद में राजीव गांधी के ब्याह में इन्होंने अलगोजा बजाया। जब राजीव गांधी का विवाह हुआ था ना सोनिया गांधी से, तब भी अलगोजा बजाने वाले कौन थे? ऐसा अलगोजा बजाया कि उसके बाद उस खानदान में अलगोजा नहीं बजा। आई बात समझ में? तो ये जरूर याद रख लेना। तो 1982 में दोदे खां ने क्या किया था, आपके एशियाई खेलों में अलगोजा बजाया था। गुरुजी सुन लो जो पहले बताया था, 1982 में एशियाई खेलों में बाड़मेर में गांव पड़ता है सनावड़ा। कौन सा गांव? अरे कौन सा गांव? सनावड़ा। बोलो क्या? उन सनावड़ा गांव के पुरुषों ने गैर नृत्य किया था। अरे वही खेल है 1982 एशियाई खेल, 1982 एशियाई खेल। ये भाई साहब तो क्या कर रहे हैं, और सनावड़ा गांव के पुरुष क्या कर रहे हैं, वो गैर नृत्य कर रहे हैं। समझ गए बात को? जो नृत्य में बताया था ये आपको मैंने वाद्यंत्र में बता दिया। और रामनाथ चौधरी की खास बात क्या, नाक से अलगोजा वादन, इन्होंने नाक से अलगोजा बजाते हैं भैया, तो ये भी याद रख लेना। नाक से अलगोजा बजाने वाले कौन? रामनाथ चौधरी। तो ये जरूर याद रखना, नाक से अलगोजा वादन। बोलो कोई दिक्कत? चलिए साहब, अब यहां पर एक चीज और दे देता हूं मैं, चलो, हालांकि बहुत रेयर पूछेगा कि अलगोजा वाद्यंत्र का प्रमुख क्षेत्र, अलगोजा वाद्यंत्र का प्रमुख क्षेत्र, इधर देखना कहां कहां पर अलगोजा बजाया जा सकता है। जैसलमेर में बजाओ, कहां बजेगा भैया? एक तो जैसलमेर क्षेत्र है, बाड़मेर, बाड़मेर मुझे दिख ही रहा है, तुम्हें भी दिख रहा होगा बाड़मेर। एक ध्यान रखना, अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर और एक बूंदी, अलवर भरतपुर और बूंदी। अब आपको पता है अलवर भरतपुर मैंने क्यों लिया? मैंने एक नृत्य पढ़ाया था, तुमने ध्यान दिया हो तो, रतवई। रतवई नृत्य में महिलाएं नृत्य करती है और पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं, पुरुष दो वाद्य यंत्र बजाते हैं। कौन कौन से? अलगोजा और बम। समझ में आ गई बात? एक यहां पर बूंदी, और बूंदी के अलावा मैं एक और चीज लूंगा, जयपुर। क्या ले लूंगा? जयपुर। ये नीचे दिख नहीं रहे क्या जयपुर? है कि नहीं? अब ध्यान रखना, सबकी बात नहीं कर रहा। एक बैच जो शुरू में आया था, मतलब कि जो स्टार्टिंग में 5 होली से पहले ही आ गए थे, जिनको मैंने एक ही चैप्टर थोड़ा सा पढ़ाया था, लोकगीत, उनको मैंने एक चीज बताई थी, अगर तुमने ध्यान दिया हो तो, जो केवल उनकी बात कर रहा हूं, सुन लेना, और जो बाकी है वो ध्यान देना। ढूंढाड़ी एवं हाड़ौती क्षेत्र में मेले एवं उत्सव के आयोजन पर पंछीड़ा गीत गाया जाता है, जिसमें राजस्थान का राज्य वाद्य अलगोजा बजता है। ढूंढाड़ी और हाड़ौती आ गया क्या? तो इसलिए मैंने ये क्षेत्र लिखे हैं। अरे जैसलमेर और बाड़मेर में तो बजता ही बजता है, अलवर भरतपुर में रतवई नृत्य में, और बूंदी जयपुर में पंछीड़ा गीत गाते समय। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर? समझ गए क्या? ये याद रखना। और पाकिस्तान में अलगोजा को पता है क्या बोलते हैं? बीन। अब वो लपोड़े, उन्हें क्या ही सतूना, तो पाकिस्तान में वो बीन बोलते हैं इसको, जबकि बीन अलग है। अब वो इतने ही पढ़े लिखे, उनको क्या पता है भाई? समझ में आ गई बात यहां पर? अब पाकिस्तान में भी कोर्स सेल करने की सोच रहा हूं मैं, कि भाई ये खरीदे, वहां भी पढ़े। भाई पड़ोसी है तो वो भी आगे बढ़े तो बढ़िया ही है ना। चलो साहब, तो ये याद रहेगी क्या बात? अरे याद रह जाएगी क्या? बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर? तो ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। और ये भाई साहब मैंने आपको बताई दी। और इधर दिख रहा है कुछ? हाँ, ये भी याद रख लेना, ठीक है ना, कि मैं यहां पर लिख देता हूं ऊपर कि 2020 में अलगोजा पर, कल भी मैंने बोला था
2020 में अलगोजा पर कितने का, अलगोजा पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। समझ में आ गई के बाद, तो अलगोजा पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया, जिसकी फोटो आप नीचे देख पा रहे होंगे। ये रहा भैया। और मैंने, अब बताओ कितने वाद्य यंत्र हैं? 5 वाद्य यंत्रों पर कितने रुपए का, कब जारी हुआ था? एक तो रावण हत्ता, पहला तो रावण, दूसरा, दूसरा चलो साहब कमाएचा, फिर सुरिंदा, फिर इकतारा, और फिर आई बात समझ में? कल भी मैंने बोला था चिल्ला चिल्ला के कितने वाद्य यंत्रों पर कितने रुपए का। क्या जोरदार क्वेश्चन बना सकता है बताओ। 2020 में निम्न में से किस वाद्य यंत्र पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया? और ऑप्शन में दे देगा शहनाई ना, आई बात सारंगी नहीं, वीणा नहीं। आई बात समझ? तो यूं याद रखना, अपने को सीधा याद है 5 वाद्य यंत्रों पर हुआ है। तो बताओ कितनी बांसुरियां, टोटल छिद्र, काम में कितने आएंगे? भील बजाएंगे तो राजस्थान का, अच्छा जी चरवाओं का, भील एवं कालबेलिया जाति बजाएगी। अलगोजा कितने प्रकार का? एक तो, दूसरा सिंधी अलगोजा के प्रमुख कलाकार दो देखा, बोलो क्या नाम आएगा? दो देखा, समझ गए। हालांकि देखो वो पूछता नहीं है, लेकिन मैं यहां पर और कलाकार आपको बता देता हूं। एक आता है याकूब भील, याकूब, बोलो क्या नाम है? याकूब। एक बादल, याकूब के अलावा एक नाम बादल और एक नाम तगाराम, बोलो क्या नाम आएगा? ये बहुत, मतलब मैं तो मानता ही नहीं हूं कि वो, उसको खुद को ही पता नहीं होंगे कि ये भी कलाकार है। याकूब भील, बादल भील, तगाराम भील। बाकी मैन देखो, ये रहा ना मैन, दो देखा, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात यहां पर? बाकी याकूब, बादल और तगाराम, याकूब, बादल और तगाराम। चलिए साहब, पूरा मैटर समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत इसके अंदर? नोट कर दीजिए फटाफट से।
वो ऊपर वाली लाइन भी लिख लेना, 2020 में अलगोजा पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी। आगे बढ़े। चलिए, तो ये तो हो गया अपने कौन सा वाद्य यंत्र, अलगोजा। अब अलगोजा के बाद में आगे बात करेंगे तो अपने पास में आती है क्या, शहनाई। बोलो क्या आ जाएगी भैया। तो इसके बाद में अपन बात करेंगे तो अपने पास में आती है आपके शहनाई। चलिए, तो शहनाई के बारे में भी आप लोग इधर देख लीजिएगा एक बार। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, हम लोग भैया जितने भी सुशिर वाद्य यंत्र पढ़ रहे हैं ना, देखो मैंने आपको बताया था तत्, और मैंने एक बात कही थी कि जितने भी गुरुजी तत्वाद्य यंत्र पढ़ोगे ना, उनमें सर्वश्रेष्ठ और सबसे सुरीला कौन सा है, सारंगी। बोला था ना, सर्वश्रेष्ठ और सबसे सुरीला। अब आप कौन से पढ़ रहे हो, सुशिर पढ़ रहे हो, तो इधर ध्यान देना। अगर मैं कहूं कि जितने भी सुशिर वाद्य यंत्र हैं, उन सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ, सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे सुरीला वाद्य यंत्र, सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे सुरीला वाद्य यंत्र, बताइए कौन सा हो जाएगा। तो सबसे सुरीला वाद्य यंत्र आपके हो जाएगा शहनाई। समझ में आ गई बात, यहां पर याद रखना पहली चीज। दूसरी बात, अगर मैं कहूंगा कि इसे नाक से सांस लेकर बजाया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं नक्सासी वाद्य यंत्र। बोलो क्या बोलेंगे, तो नक्सासी वाद्य यंत्र। तो ये ध्यान रखना, इसे नाक से सांस लेकर बजाया जाता है, तो ये नक्सासी वाद्य यंत्र हो जाएगा। और इसके अंदर पहली बात तो ये बनी किसकी होती है, तो ये एक तो रोहिड़ा, बोलो कौन सा, रोहिड़ा। बोलो कौन सा आ जाएगा, रोहिड़ा से बना लो, और शीशम से और सागवान। रोहिड़ा, शीशम एवं, भाई ये वाला पार्ट तो लकड़ी का है ना, अरे ये पार्ट किसका है भैया, तो ये वाला पार्ट लकड़ी का है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, रोहिड़ा, शीशम एवं सागवान की लकड़ी से निर्मित होती है। छोटी छोटी बातें याद जरूर रखना कि लकड़ी से निर्मित होती है। अब इधर देखो, ये जो आपके शहनाई है, इस शहनाई वाद्य यंत्र में टोटल कितने छिद्र होते हैं, तो इसके अंदर टोटल छिद्रों की संख्या होती है भैया 8। बोलो कितने होते हैं भैया, इसमें टोटल छिद्र होते हैं 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहां होता है, तो टोटल छिद्र कितने होते हैं भैया, तो टोटल छिद्र इसके अंदर 8 होते हैं। जो काम में आते हैं वो कितने होते हैं, 7। लेकिन अपने को पूरे याद रखने हैं कि टोटल कितने, 8 छिद्र होते हैं। अब देखो आप लोग इधर, हमारे गांव के अंदर बड़े बूढ़े लोग एक चीज पीते हैं, बताओ क्या। शहर में तो सिगरेट पीते हैं लोग, और गांव में, अरे हुक्का नहीं, चिलम, चिलम नहीं भरते क्या, वो ध्यान रखना, एकदम वो मिट्टी की सी होती है, उसके अंदर तंबाकू भर के फिर यूं लगा के चिलम पीते हैं ना, आई बात समझ में। तो ये ध्यान रखना, इस वाद्य यंत्र की भी खास बात क्या है कि ये ध्यान रखना, चिलम की आकृति के समान, चिलम की, तो बताइए चिलम की आकृति के समान सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा, वापस बोलो कौन सा हो जाएगा। और डमरू के समान तत्वाद्य यंत्र भभंग, बोलो कौन सा। अब इसके बाद में देखो, ये बजाएंगे कहां पर, जैसलमेर और बाड़मेर। इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर एवं बाड़मेर। आजकल तो हर क्षेत्र में बसता है, हर क्षेत्र में बसता है। और भैया पूर्वी राजस्थान वाले तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीपड़ी। पूर्वी राजस्थान में क्या बोलते हैं सेनाई को, पीपड़ी, ऐसे ही बोलते हैं ना। अरे सही कह रहा हूं क्या, नहीं बस्ती नहीं है, सेनाई बोलते हो। मैं तो कल ही पढ़ा रहा था, तो कल हमारे वो कृष्णा सर बोले हमारे बितकू तो बोले पीपड़ी बोले भैया। भैया बहुत बढ़िया। तो ये ध्यान रखना, जैसलमेर और बाड़मेर इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। आजकल तो पूरे भारत में ही बज रही है भैया। आप दिल्ली चले जाओ, दिल्ली में भी ब्याह होता है तो भैया बाहर सेनाई वालों को बिठा देते हैं। ये अपना कल्चर है बेसिकली, लेकिन मुख्यतः जैसलमेर एवं बाड़मेर में। और ये ध्यान रखना, और इसके साथ में क्या बजाएंगे, नगाड़ा। तो नगाड़े के साथ इसका वादन किया जाता है। बोलो किसके साथ,
नगाड़े के साथ इसका वादन किया जाता है, ये बात भी आप लोग जरूर याद रखना। मतलब शहनाई के साथ क्या बजेगा, नगाड़ा के साथ क्या बजेगी, शहनाई के साथ क्या बजेगा, नगाड़ा के साथ क्या बजेगी। शादी ब्याह में आप कभी भी देख लो, बाहर शहनाई और एक नगाड़े वाला होता है कि नहीं होता है, ये ध्यान रख लेना। तो भैया ये आपके नगाड़े के साथ बजाई जाती है। और मुख्यतः अगर मैं बात करूं कि कब बजाई जाएगी, अरे ब्याहों में बजाएंगे भैया, वैवाहिक एवं मांगलिक अवसर पर, वैवाहिक एवं मांगलिक अवसर पर बजाई जाएगी। कल को तुम सरकारी नौकरी लग जाओगे, सरकारी नौकरी लगने के बाद में और तुम ध्यान रखना रिटायर होगे, बोले सर लगने तो पहले ही रिटायर, तुम कल को रिटायर होगे तो तुम रिटायरमेंट का फंक्शन करोगे, तो फंक्शन करोगे तब भी तुम क्या बजवाओगे, शहनाई बड़ नगाड़ा बजवाओगे, ध्यान रखना। आई बात समझ, तब भी बजवा लेते हैं भैया। तो ये वैवाहिक और मांगलिक अवसर पर। और इधर देखो प्रमुख कलाकार, अगर हम बात करें प्रमुख कलाकार तो बाकी तो बाद में बोलना है। एक देखो इधर मैंने फोटो सहित लगा रखा है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बोलो क्या नाम है। इनसे बड़ा कलाकार शहनाई का न तो हुआ है न होगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो ये थोड़ा सा आप लोग जरूर याद रख लेना कि भैया आपके जो नाम आ जाएगा वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम यहां पर आपके आता है। और पता है फेमस क्यों है, एक तो ये ध्यान रख, पद्मश्री, अरे कहां बैठे हो तुम लोग, 2001 में इनको क्या मिल गया, भारत रत्न, बोलो क्या मिल गया भैया, 2001 में भारत रत्न से सम्मानित हुए हैं आपके कौन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस समय गवर्नमेंट थी भैया हमारे वाजपेयी जी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे भाई, तो उनके सानिध्य में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को आपके भारत रत्न मिल गया। जीवन ही सफल हो गया, और क्या ही चाहिए बताओ। छोटे लक्ष्य क्या ही रखने, बड़ा लक्ष्य रखा इन्होंने जीवन का, और इनको कौन सा अवार्ड मिल गया भैया, भारत रत्न। और हम बोलते हैं लो साहब बस मैं तो एक बार 3rd ग्रेड का मास्टर बन जाऊं बस। लक्ष्य बड़े होने चाहिए ना, लक्ष्य वहां तक होना चाहिए कि मैं अपने जीवन में भारत रत्न प्राप्त करूं, तब जाके पद्मश्री तो मिले। आई बात समझ में। अब इनको बताओ कभी भूल पाएंगे क्या, जिन जिन लोगों को भारत रत्न मिले हैं उनको सबको पढ़ना पड़ता है कि नहीं पड़ता है, बताओ आने वाली कितनी पीढ़ी आपने इनको पढ़ेगी। तो ये याद रखना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 2001 में भारत रत्न इनको मिल गया भैया। दूसरे नंबर पर बात करता हूं तो इधर देखना, इन्होंने संसद के संयुक्त अधिवेशन में, ये भी याद रखना, संसद के संयुक्त अधिवेशन में, और इन्होंने क्या की थी भैया, शहनाई बजाई। ध्यान रखना, संसद के संयुक्त अधिवेशन में शहनाई बजाने वाले कौन, अरे बोलो कौन हो जाएंगे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने संसद के संयुक्त अधिवेशन में शहनाई बजाई, ये भी याद रख लेना। अच्छा जी, संसद का संयुक्त अधिवेशन, हाथ खड़े करो किस किस को पता है संविधान के कौन से अनुच्छेद में आता है, केवल हाथ खड़े करना। 1 2 ही पूरी क्लास में। संसद का संयुक्त अधिवेशन संविधान के किस अनुच्छेद में आता है बताओ भैया, 108। आई बात समझ में, ये ध्यान रखना 108 सबको याद होना चाहिए, सबके पॉलिटी है, एक साइंस वालों को छोड़ करके। लेवल 1 में भी पॉलिटी है थोड़ी सी, भारतीय संविधान, तो ये याद रख लेना, संयुक्त अधिवेशन 108। चलिए साहब, और इधर देखो आप लोग, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में एक और बात, 2008 में, इधर देखो ये रहा, 2008 में कितने का, 5। 2008 में इन पर मतलब कि बिस्मिल्लाह खां पर कितने का, 5 रुपए, 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। ये भी याद रखना, 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। समझ में आ गई क्या बात। फिर इनके अलावा भी कोई कलाकार हैं क्या, बिल्कुल, ये तो नंबर 1 हो गए। नंबर 2 पर नाम आ जाएगा चांद मोहम्मद खां, बोलो क्या नाम आएगा, तो दूसरे नंबर पर याद रखना चांद मोहम्मद खां। चांद मोहम्मद खां के अलावा बिल्कुल मांगी बाई, नंबर 3 पर किसका नाम आएगा, मांगी बाई। मांगी बाई के अलावा दया शंकर, बोलो क्या नाम आ जाएगा, तो मांगी बाई के अलावा दया शंकर, और दया शंकर के अलावा एक नाम और ले लो भैया, नंबर 5, और वो हो जाएगा अनंत पाल। बोलो क्या नाम है, अनंत पाल। आनंद पाल नहीं है, अनंत पाल। आई बात समझ में। तो अब टोटल कितने कलाकार हो गए, 5, लेकिन इनमें इंपोर्टेंट पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा और एक, तो ये तो भूलना ही नहीं है। बताओ क्या नाम है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इसके अलावा चांद मोहम्मद खां और मांगी बाई। चलिए बताइए, सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे सुरीला वाद्य यंत्र,
शहनाई, वेरी गुड। फिर इसके बाद में बताइए, नाक से सांस लिए जाने के कारण, बोलो क्या बोलेंगे, नक्सासी वाद्य यंत्र बोलेंगे। फिर बताओ, देखें टोटल छिद्र कितने होते हैं, वापस बोलो कितने छिद्र होते हैं, ध्यान रख लेना। फिर अपने से पूछे कि भैया इसकी आकृति किसके समान होती है, चिलम के समान। बोलो किसके समान होती है, कौन से क्षेत्र में बजाया जाता है, किसके साथ बजाया जाता है, भारत रत्न से सम्मानित कलाकार कौन। चलिए साहब, अब इधर एक चीज और देख लेना। अगर अपने से पूछे कि हमारे जब अपन चित्रकला पढ़ेंगे ना, तब ये चीज आएगी कि नफीरी वादन का चित्रण, मतलब नफीरी वादन का चित्रण मतलब सुनो भैया, शहनाई को दो नाम और दे सकते हो। शहनाई को एक तो क्या कह सकते हो, नफीरी। बोलो क्या कह सकते हो भैया, नफीरी भी कह सकते हो, और इसी को एक नाम और दे सकते हो, सुंदरी। बोलो क्या बोलोगे। तो कल को अपने को वो पेपर में फंसा सकता है। शहनाई की जगह क्या लिख कर दे देगा, नफीरी लिख कर दे देगा, और अपनी हालत खराब। अब इधर देखो भैया, नफीरी वादन का चित्रण कौन सी चित्र शैली में हुआ है, अलवर चित्र शैली। राजस्थान बोर्ड की किताब में साफ साफ लिखा हुआ है, याद रखना 100% कि नफीरी बजाते हुए का चित्र कौन सी चित्र शैली में बना है। अरे वापस बोलो कौन सी में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के मत लेना तुम। नफीरी बजाते हुए का चित्र कौन सी शैली में बना है, अलवर। नफीरी का मतलब क्या होता है, शहनाई कोई नफीरी या फिर क्या बोलेंगे, सुंदरी। समझ गए पूरी बात, कोई दिक्कत इसके अंदर, नोट कर दीजिए फटाफट से। ये शहनाई की बात हो गई। हाँ, सुल्फी।
लिख लिए क्या? तो ये ध्यान रखना, ये अपन ने किसके बारे में बात करी? शहनाई। शहनाई के बाद में अपने पास में वाद्य यंत्र आता है मोरचंग। बोलो कौन सा आ जाएगा? अब इधर देखो, मोरचंग के बारे में सबसे खास बातें क्या क्या होती हैं। सबसे पहली बात, ये जो मोरचंग है, ये ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये, कि राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा? बोलो। तो मोरचंग राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। पहली बात तो ये याद रख लेना। दूसरी बात, इस मोरचंग की ये भी निकल करके आती है कि हमारे यूरोप में एक वाद्य यंत्र होता है, और यूरोप के अंदर जो वाद्य यंत्र होता है उसका नाम है जूज हार्प। बोलो क्या नाम हो जाएगा? तो भैया यूरोप में एक वाद्य यंत्र होता है जूज हार्प। और आपको मैं जानकारी दे दूं, 2018 में आपके एक एग्जाम हुआ था संगणक, उस संगणक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था कि यूरोप के जूज हार्प वाद्य यंत्र के समान, बताइए कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा? वापस बोलो कौन सा हो जाएगा? तो ये भी याद रख लेना कि मोरचंग आपके यूरोप के जूज हार्प के समान है। तभी तो आप ही खुद ही बता दो, क्या मैं इसको कह सकता हूं क्या कि हम इसको राजस्थान का जूज हार्प कह दें? बोलो चल जाएगा क्या? क्या इसको राजस्थान का जूज हार्प कह सकते हैं क्या? बिल्कुल साहब, इसको राजस्थान का जूज हार्प कहना चाहिए। किसका बना होता है? मुख्य रूप से लोहे का। किससे निर्मित होता है भैया? तो ये ध्यान रखना, ये आपके लोहे से निर्मित होता है, लोहे से निर्मित होता है। और इसको जब बजाया जाता है ना, तो ऐसा कहते हैं इसे होठों के बीच में रख करके बजाया जाता है। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, होठों के बीच रखकर इसका वादन किया जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी तो होठों के बीच रखकर और इसका वादन किया जाएगा। 100% याद रखना। लेकिन मुख्य रूप से ये प्रश्न याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, तीन तो 100% होने चाहिए। अब बजाएगा कौन भैया? प्रमुख जातियां, इसको बजाने वाली प्रमुख जातियां तो केवल कालबेलिया ही नहीं, आपको इसमें यूं याद रखना है भाई 5 जातियां इसको काम में लेती हैं। और आपको नहीं पता हो तो कम से कम यूं याद रखना कि इसको बजाते हैं भैया एलजी का एसी। कौन बजाएगा इसको बताओ? तो इसको एलजी का एसी बजाएगा। क्यों? एल का मतलब तो लंगा, बोलो एल का मतलब तो लंगा, जी का मतलब ध्यान रखना घुमक्कड़ जाति, जो इधर उधर आपके खाना बदोश जो जाति होती है वो आपके घुमक्कड़। का से कालबेलिया, बताओ इसको कौन बजाएंगे? तो इसको कालबेलिया। ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखना, असिस्टेंट स्टैटिक ऑफिसर में पूछा हुआ है। ए से आदिवासी, जितनी भी आदिवासी कम्युनिटी है वो बजाएगी। और सी से चरवाहा, बोलो सी से क्या हो जाएगा? तो चरवाहा भी इसको बजाएंगे। तो याद रखना कौन बजाएगा? एलजी का एसी। वापस बोलो कौन? एलजी का एसी। बताओ, देखिए एल का मतलब लंगा, जी का मतलब घुमक्कड़, का मतलब कालबेलिया, ए का मतलब आदिवासी और सी का मतलब चरवाहा। और गुरुजी इसके प्रमुख कलाकार पूछे तो इसके प्रमुख कलाकार में 2 इंपॉर्टेंट नाम आते हैं। एक तो कम्मू खां, बोलो किसका नाम आएगा? तो एक नाम तो आता है कम्मू खां। वापस बोलो किसका नाम है? तो एक तो आपके कम्मू खां और दूसरा गफूर खां। बोलो दूसरा नाम गफूर खां। जरूर याद रखना ये दोनों ही नाम, कम्मू खां और गफूर खां। किसके कलाकार है बताना? मोरचंग के कलाकार है। और मोरचंग के बारे में ये कहते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं एक और बात, कि इसको सारंगी के साथ बजाया जाता है। किसके साथ में वादन होता है बताइए? तो सारंगी के साथ आपके इसका वादन किया जाता है। बताओ किसका वादन करते हैं? मोरचंग का। जैसे आप लोग इधर देखिएगा भैया, ठीक है ना, सारंगी के साथ इसका वादन करते हैं, मोरचंग का हम लोग वादन करते हैं, मोरचंग इंस्ट्रूमेंट।
और मोरचंग में भी अपन लिख लेते हैं मुख्य कलाकार गफूर खान। किसका नाम आता है? गफूर खान। देखो मैंने आपको बोला ये आपके गफूर खान है, बहुत गजब का वाद्य यंत्र बजाते हैं मोरचंग। कल ही ऑनलाइन वाले कह रहे थे सर माइक पास लगा देना, हमें सुनाई नहीं देता है। अभी तक तो अपने को ऐसे ही लग रहा है, अब देखना आप। हाँ जी भाई, तो ये ध्यान रखना, ये आपके कौन सा वाद्य यंत्र था भैया? ये मोरचंग वाद्य यंत्र आपके था। जुगलबंदी करी इन्होंने ढोलक के साथ में, तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा याद रख लेना। तो मोरचंग, मोरचंग के बाद में आता है अपने पास में कौन सा? भुंगल। ध्यान रखना, बोलो कौन सा? अब इधर देखो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है भुंगल में। सबसे पहली बात, ये जो भुंगल है, इस भुंगल का एक नाम और है रणभेरी। बोलो क्या बोलेंगे? इस भुंगल को अपन एक नाम और देते हैं रणभेरी। अब रणभेरी दो प्रकार की है, ये ध्यान रख लेना। रणभेरी दो प्रकार की है। एक तो ये देखो, जो अपने को मूवीज वगैरह में दिखाते हैं, वो आपके इस प्रकार की होती है, युद्ध में बजाया जाता है। ध्यान रखना, एक रणभेरी ये दिख रहा है क्या आपको? ये लंबी सी नली, ये जो लंबी सी नली आपको दिख रही है ना, ये क्या है भैया? ये रणभेरी है। 3 हाथ लंबी होती है ये। आई बात समझ में? तो लगभग मैं कह सकता हूं कि भैया आपके ये जो रणभेरी होती है, ये मुख्य रूप से वर्तमान में जो बजती है ना, वो आपके 3 हाथ लंबी पीतल से निर्मित एक नली होती है। 3 हाथ लंबी बनी हुई किसकी होती है भैया? पीतल से निर्मित नली होती है, तो वो आपके रणभेरी कहलाती है भैया। और ये जो रणभेरी है, ये जो रणभेरी आप यहां पर देख रहे हैं, इस रणभेरी की बात खास क्या है? कोई जमाने में युद्ध में बजाई जाती थी। आई बात समझ में? तो प्राचीन काल में, अब तो खैर नहीं बजाते भैया, प्राचीन काल में युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व, तो प्राचीन काल में युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि में बजाई जाती थी। आई बात समझ में? तो इसको पहले युद्ध भूमि में बजाते थे भैया, ठीक है ना। अब तो इसकी जगह किसने ले ली पता है? हुटर। अब तो हुटर लगे हुए रहते हैं। जैसे ही अचानक से युद्ध के लिए मान लो पाकिस्तान वालों को हल्का सा बम फेंक दिया, तो तुरंत हुटर बज जाएगा एकदम जोरदार, तो वो चारों तरफ इंफॉर्मेशन चल जाती है, अलर्ट हो जाओ। अब आज बैठ के कोई रणबेरी बजाने लगे, आवाज ही नहीं पहुंचे। आज सैनिक किलोमीटर में खड़े रहते हैं भैया, आवाज ही नहीं पहुंचे वहां तक, तो वहां क्या बजता है फिर? आपके हुटर बज जाता है। तो ये ध्यान रखना। नहीं तो पहले के टाइम पर तो क्या है कि भाई युद्ध प्रारंभ होता था तो सामने से पूछ लेते थे, हाँ भाई शुरू करें क्या? पहले पूछना पड़ता था, हाँ भाई शुरू करें क्या? बोले हाँ साहब तैयार हैं, फिर वो रणबेरी बजा देते थे। आई बात समझ में? अब वर्तमान में भी काम में लेते हैं क्या? बिल्कुल लेते हैं भैया। वर्तमान में आपकी जो बवाई जाती है, अरे बोलो कौन सी? बवाई जाती। ये बवाई जाती भी संगीत जीवी जाती है, नृत्य और नाटक दिखा करके टाइम पास करती है, ध्यान रख लेना। तो ऐसा कहते हैं कि बवाई जाति द्वारा नाटक या खेल प्रारंभ करने से पूर्व जनता को एकत्रित करने के लिए। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना कि भाई एक बार इंफॉर्मेशन दे दो रे भैया, जिससे सारी जनता इकट्ठी हो जाए। तो जनता को एकत्रित करने के लिए कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं बताओ? ये जरूर याद रख लेना, जनता को एकत्रित करने के लिए बजाया जाता है
बजाया जाता है तो ये आपके भूंगल बजाया जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें, इतना सा तो कम से कम अपने को याद रखना ही पड़ेगा कि भैया भूंगल का प्राचीन नाम क्या है। एक तरीके से ध्यान रख लेना, प्राचीन काल में युद्ध में बजाया जाता था, वर्तमान में बजाई जाती बजाती है, बस बात खत्म। ये कौन सा वाद्य यंत्र हो गया आपके? भूंगल। समझ गए बात को? ये याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में अपने पास में आती है बांसुरी। ये क्या है? अरे ये क्या है भैया? ये बांसुरी है। समझ में आ गई बात यहां पर? तो अब अपने पास में जो वाद्य यंत्र आता है वो बांसुरी है। और ये जो आप यहां पर देख रहे हैं ये बांसुरी, मतलब मैं कहूंगा कि बांसुरी का पर्यायवाची है ये आदमी। ध्यान रखना, जिसने बांसुरी को एक अलग ही स्थान दे दिया वो है हरि प्रसाद चौरसिया। बोलो कौन हो जाएंगे? तो वो है आपके हरि प्रसाद चौरसिया। पहली बात तो आप यही याद रखना कि बांसुरी के बारे में सबसे पहली बात भैया जब शुरुआत ही करेंगे तो अपने को पता होना चाहिए। और ये तो खैर बच्चा बच्चा जानता है, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का हो, इतना तो जानते ही है कि ये भगवान श्री कृष्ण का वाद्य यंत्र है। मुरली वाले कहते हैं ना, ध्यान रखना, कहते हैं नहीं कहते? तुम तो भरतपुर में तो विशेष कर बोल बंसी वारे की जय। ध्यान रखना। हाँ बस 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 बस, तुम्हारे तो हिंट मिलना चाहिए, बस तुम गिरिराज जी गोवर्धन जी सब पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो भगवान श्री कृष्ण का वाद्य यंत्र है आपके कौन सा? बांसुरी। बोलो कौन सा? बांसुरी। और आपको मैं बता दूं भैया इसके बारे में कि अगर इस बांसुरी के बारे में बात करें तो वर्तमान में शास्त्रीय संगीत में भी इसको काम में लिया जा रहा है। आई बात समझ में? तो वर्तमान में शास्त्रीय संगीत में इसका प्रयोग हो रहा है, शास्त्रीय संगीत में इसका प्रयोग किया जा रहा है। और आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए व्यक्ति के जीवन की एक आवश्यकता है मेडिटेशन। विदाउट मेडिटेशन, ये ध्यान रख लेना, वर्तमान में अगर मैं कहूं कि नो लाइफ, मेडिटेशन मस्ट है। चाहे किसी लेवल का बच्चा हो, हम 5 साल से अधिक उम्र के बच्चे को अगर मेडिटेशन कराना वहां से शुरू कर देते हैं और वो अपने जीवन भर मेडिटेशन करता है तो ध्यान रखना वो कभी भी तनाव में नहीं आ सकता। मेडिटेशन इसीलिए होता है। विद्यार्थी जीवन में मस्ट है, शिक्षक बनो तो मस्ट है। आराम से अपना 15 से 20 मिनट 30 मिनट जितना आपको लगे। और आजकल ध्यान रखना मेडिटेशन में साउंड किसका आता है ज्यादातर? फ्लूट, मतलब बांसुरी। ये ध्यान रखना, ये जो बांसुरी आप यहाँ पर देख रहे हैं जिसको मैं क्या बोलूंगा भैया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लूट। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? फ्लूट। मतलब कि बेहद बहुत जोरदार आपके साउंड रहता है और आजकल मेडिटेशन में यही काम में आती है। और ये भी खास बात है भैया, इस बांसुरी के अंदर मैं बात करूं तो टोटल जो छिद्र होते हैं ना वो कितने होते हैं भैया? तो 7। कितने होते हैं भैया? टोटल 7 है। उस एक को छोड़ो, 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल कितने छिद्र होंगे इसमें? 7 छिद्र होते हैं टोटल जो बांसुरी में मेन होते हैं। बोले गुरुजी हम मेले में से खरीद के लाए थे। ध्यान रखना, हम जो मेले में से खरीद कर लाए थे उसमें 6 ही थे। उसमें कितने थे? तो वो बांसुरी नहीं है भैया। अगर वो 6 छिद्रों वाली है तो उसको बोलेंगे भैया क्या? रुला। 6 छिद्रों वाली है तो उसको क्या बोलेंगे? और अगर मान लो 6 नहीं 5 ही मिले तो वो 5 छिद्रों वाली पावला। तो ये ध्यान रखना 6 छिद्रों वाली बांसुरी क्या कहलाती है बताओ? रुला। और 5 छिद्रों वाली बांसुरी क्या कहलाती है? तो उसको पावला बोलते हैं। समझ गए क्या बात को? वैसे तो बेसिकली कितने छिद्र होने चाहिए? 7 मस्ट हैं, लेकिन मान लो अगर 6 है तो रुला और 5 है तो पावला। समझे या नहीं समझे? ये भी अच्छे से याद रख लेना। फिर इसके बाद में देखो अपने पास में जो नाम आता है कि बांसुरी के प्रमुख कलाकार, बांसुरी के प्रमुख कलाकार, ये भी ध्यान रखना। और बांसुरी के प्रमुख कलाकार में मैंने आपको बोला सबसे बड़ा नाम आपके लिखा हुआ है भैया हरि प्रसाद चौरसिया। इसके बाद में तो मैं कहूंगा कि कलाकार के नाम ही नहीं होते हैं, कितना बड़ा नाम है ये हरि प्रसाद चौरसिया। आई बात समझ में? एक और इन्हीं की फैमिली से आजकल बड़े ट्रेंडिंग में है राकेश चौरसिया। बोलो क्या नाम है भैया? तो इन्हीं की फैमिली से आपके बड़े ट्रेंडिंग में चल रहे हैं राकेश चौरसिया। इसके अलावा भी हैं भैया पन्नालाल घोष। ध्यान रख लेना पन्नालाल घोष, ये भी बहुत बड़ा नाम हो गया अभी। ऐसे ही देखो आप लोग, एक आपके नाम आता है भास्कर गोस्वामी। बोलो क्या नाम आएगा? भास्कर गोस्वामी। और ध्यान रखना सूरज नारायण पुरोहित। ये सब आपके किसके कलाकार हैं भैया? ये सब आपके बांसुरी वादक हैं भाई। लेकिन इनमें सबसे बड़ा नाम कौन सा है? हरि प्रसाद चौरसिया का नाम सबसे बड़ा है। बताओ कौन से वाद्य यंत्र के लिए?
अगर बांसुरी को मैं बंसी कह दूं तो चलेगा क्या? अरे वंशी कह दूं तो चलेगा क्या? ध्यान रखना, नादी कह दूं तो चलेगा, तो बांसुरी कह दो, चाहे बंसी कह दो, चाहे नादी कह दो, एक ही बात है। ठीक है ना? कितने छिद्र होते हैं वापस बोलो, अरे बोलो कितने? और अगर 6 छिद्रों वाली है तो 5 वाली है तो सबसे बड़े कलाकार कौन? हरि प्रसाद चौरसिया। बोलो क्या नाम आएगा? सबसे बड़े कलाकार हरि प्रसाद चौरसिया, ये ध्यान रख लेना। तो ये आपके हरि प्रसाद चौरसिया जो कि आपके बांसुरी वादक हैं भैया। ठीक है ना? जैसे अपन देख सकते हैं एक बार, ये नहीं है, हाँ ये है, हाँ तो तो ये ध्यान रखना, ये आपके कौन है भाई? हरि प्रसाद चौरसिया। बांसुरी बजाना भी अपने आप में बहुत बड़ा आर्ट होता है भैया, तो ये ध्यान रखना। मैंने आपको ये किसके बारे में बता दिया? बांसुरी। अब देखो एक लास्ट और यहाँ पर एक बार वैसे बताता हूं मैं, सतारा। बोलो क्या नाम आएगा? सतारा, या फिर टोटो भी कह सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको? टोटो भी कह सकते हो सतारा को। इधर दिख रहा है? अब आप कहोगे सर ये तो अलगोजा है, ये तो अलगोजा है ना भाई, आपको क्या नजर आ रहा है? ये अलगोजा। लेकिन भाई साहब ये है आपके क्या? सतारा। एक चीज नोटिस करना, एक बांसुरी बहुत बड़ी है और एक बांसुरी बहुत छोटी है। ये चीज अपने को विशेषकर पता होनी चाहिए। किसके अंदर भैया? सतारा में। तो इधर देखिएगा आप लोग, सतारा के बारे में बात करूं, एक बेसिक बात सबसे पहले तो आप यही याद रख लेना कि ये जो सतारा है ये आपके 3 वाद्य यंत्रों से मिला है। एक तो इसमें अलगोजा, बिल्कुल 2 बांसुरी है तो क्या हो गया भैया? अलगोजा प्लस बांसुरी, बिल्कुल साहब बांसुरी तो नजर ही आ रही है। और इसके जो पीछे का भाग होता है ना, वो बांसुरी की तरह नहीं होता, वो किसकी तरह होता है? शहनाई की तरह होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। आई बात समझ में? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलगोजा, बांसुरी और शहनाई का मिश्रण या मिश्रित रूप में कह सकता हूं, और वो आपके मिश्रित रूप क्या कहलाएगा बताइए? सतारा। ये वैसे भी एग्जाम में मार सकता है। सतारा है तो दुनिया को लगेगा तत्वाद्यंत्र है, दुनिया को लगेगा तत्, क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है? तार। क्योंकि वो क्या पढ़ता है? एक तारा तत्, 2 तारा तत्, चौतारा तत्, तो सतारा तत् नहीं। सतारा क्या है? ये फंस गए यहां पर भैया, क्योंकि ये 3 वाद्यंत्रों से मिलकर के बना है भैया। एक तो इसके अंदर किसका प्रयोग किया गया है बताना? एक तो भैया अलगोजा, एक बांसुरी और शहनाई, इन तीनों को मिलाकर के आपके क्या बना है? इन तीनों को मिलाकर के आपके सतारा बना है। दूसरी बात, अगर मैं कहूंगा कि ये जो सतारा होता है इसमें कितनी बांसुरियां होती है, और वो भी ध्यान रख लेना, वो आपके कितने छिद्र होते हैं? 6। तो 6 छिद्रों वाली, 6 छिद्रों वाली 2 बांसुरियां, बोलो कितनी? तो 6 छिद्रों वाली 2 बांसुरियों का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है।
तो 6-6 छिद्रों वाली 2 बांसुरियों से ये आपके निर्मित होता है, जबकि अलगोजा में कितने छिद्र होते हैं? अलगोजा में कितने होते हैं? 4-4 वाली 2 बांसुरियां होती हैं। यहां पर कितने हैं भैया? 6-6 छिद्रों वाली 2 बांसुरियां हैं, ध्यान रख लेना। और 6-6 छिद्रों वाली ये जो 2 बांसुरियां आप यहां पर देख रहे हैं ना, इनमें भी समझना, अगर ये बांसुरियां, 2 कैटेगरी करूंगा यहां पर, अगर ये बांसुरियां समान लंबाई की हो, ध्यान रख लेना, अगर ये जैसे वहां है समान नजर आ रहा है ना, तो इसमें एक बात कही गई है कि समान लंबाई वाली अगर होती हैं, तो समान लंबाई वाली बांसुरियां होती हैं, तब तो उसको बोलते हैं भैया पावा जोड़ी। बोलो क्या बोलेंगे? तब तो उसको बोलते हैं भैया पावा जोड़ी। अगर समान लंबाई की बांसुरियां हैं तब तो क्या बोलेंगे बताओ उसको? तब तो उसको बोलते हैं पावा जोड़ी। और अगर मैं कहूं कि असमान, वोरी जो आपको उधर नजर आ रहा होगा, अगर मैं यहां पर कहूं कि भैया असमान लंबाई वाली है, तो भी आप इधर ध्यान देना, असमान लंबाई वाली बांसुरियां होती हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डोडा जोड़ी। बोलो क्या बोलेंगे? तो उसको अपन बोलते हैं भैया डोडा जोड़ी। समझ में आ गई बात? यहां पर अगर समान लंबाई की है तब तो पावा जोड़ी, और असमान लंबाई की है तो डोडा जोड़ी या डोडी जोड़ी भी इसको अपन बोल सकते हैं। समझ में आ गई बात? यहां पर याद रख लेना, ये तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो ऊपर लिखा है, अलगोजा, बांसुरी और शहनाई तीनों का मिक्सर क्या बनेगा? सतारा। ध्यान रखना, इसमें कितने कितने छिद्रों वाली कितनी बांसुरियां होती हैं? अगर वो बांसुरियां समान लंबाई की हैं तब तो पावा जोड़ी बोलो, अगर वो बांसुरियां असमान लंबाई की है तो क्या बोलो? तो फिर आप डोडा जोड़ी बोल सकते हो। समझ गए? याद रख लेना। और इधर देखो, अगर मैं यहां पर बात करूं कि ये बजेगा कहां पर भैया, तो ये बजेगा आपके जैसलमेर एवं बाड़मेर। ध्यान रखना, कहां बजेगा ये? तो ये मुख्य रूप से आपके जैसलमेर एवं बाड़मेर में, जैसलमेर एवं बाड़मेर में कौन बजाएगा? लंगा और मांगणियार और मेघवाल। तो ध्यान रखना, लंगा, मांगणियार एवं मेघवाल जाति द्वारा इसका क्या किया जाता है? तो मेघवाल जाति द्वारा इसका वादन किया जाता है। समझ गए? तो ये जातियां भी जरूर याद रखना कि कौन कौन सी जाति सतारा से जुड़ी हुई है। और सतारा के अंदर एक ही बात आती है, इसके प्रमुख कलाकार। ये जो सतारा आप यहां पर देख रहे हैं, इस सतारा के प्रमुख कलाकार कौन हो जाएंगे? मोइनुद्दीन। ध्यान रख लेना, तो इसके मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन क्या नाम आएगा भैया? मोइनुद्दीन खान। तो ये मोइनुद्दीन खान आपके इसके कलाकार माने जाते हैं। तो ये किसके बारे में बात हो गई भैया? ये सतारा की इंपॉर्टेंट बात हो गई। सतारा को बोलो क्या बोलेंगे? टोटो। वो पहली लाइन तो 100% याद रखना, किस किस से मिल करके। अरे मुझे साफ दिख रहा है बांसुरी है या नहीं है? तुम्हें दिख रहा है बांसुरी है या नहीं है? तुम्हें अलगोजा दिख रहा है कि नहीं है? 2 हो गई तो अलगोजा हो गया ना। और इसका पीछे का भाग जो बजाने का है वो किसके समान है? शहनाई के समान है। तो अलगोजा, बांसुरी और शहनाई तीनों को मिला दो, तब क्या बनता है? सतारा। कितने कितने छिद्र वाली कितनी बांसुरियां होती हैं? अगर समान की हो तो पावा जोड़ी, असमान की हो तो जैसलमेर बाड़मेर में लंगा, मांगणियार, मेघवाल जाति बजाती है। और प्रमुख कलाकार कौन है? मोइनुद्दीन खान। चलिए साहब, तो नोट कीजिएगा आप लोग। सबसे पहले मोरचंग, हाँ जी, खाटू श्याम, मोरचंग कहाँ पे? खाटू श्याम जी के कब से बजाने लग गए? चंग बजाते हैं, चंग, चंग होता है वो, चंग वो अवनद वाद्य यंत्र है। चंग अलग है, मोरचंग अलग है। कहीं पढ़ा, कहीं पढ़ा है कि किसी ने ऐसा कहीं पढ़ा है कि खाटू श्याम जी बजाते हैं? है? कौन से? खाटू श्याम जी बजाते हैं? गलत पढ़ा दिया, बहुत ही गलत चले गए फिर तो। मोर चंग और चंग दोनों में फर्क है। खाटू श्याम जी के होली में धमाल गाते समय चंग बजाते हैं, वो तो अपना ट्रेडमार्क है, मैं खुद ही बजाता हूँ इसलिए मेरे को पता है। वो चंग और मोरचंग अलग है, उनको बताना।
लिख लिए? आगे बढ़े। बुंगल। लिख लिए क्या? तो ये कौन सा वाद्य यंत्र हो गया आपके? बुंगल। बुंगल के बाद में आगे बढ़ते हैं। बांसुरी लिखिएगा।
आगे बढ़े, लिखिएगा 17। आगे बढ़े, चलिए। तो इसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में आता है सुरनाई। हेडिंग लगा दीजिए आप लोग, सुरनाई वाद्य यंत्र। सुरनाई वाद्य यंत्र। चलिए साहब, देखो सुरनाई के बारे में पहली बात तो ये बात करें अपन, किससे निर्मित होती है भैया? पीतल। ये फिक्स है ये आपके कि ये सुरनाई आपके किसकी बनी हुई होती है भैया? तो ये ध्यान रखना, ये आपके पीतल से निर्मित किसके समान होती है? शहनाई के समान। तो ये जरूर याद रखना, पीतल से निर्मित शहनाई के समान, पीतल से निर्मित शहनाई के समान वाद्य यंत्र। सबसे पहली बात तो आप यही याद रख लेना कि पीतल से निर्मित शहनाई के समान वाद्य यंत्र होता है। दूसरे नंबर पर अगर अपन बात करते हैं इसके बारे में, तो ये बजेगी कहां पर? तो ये आपके जैसलमेर में बजा सकते हो, बाड़मेर में। मुख्य रूप से तो जैसलमेर एवं बाड़मेर में इसको बजाया जाता है। शहनाई भी जैसलमेर बाड़मेर में ही बजती है। शहनाई कौन बजाता है भैया? जैसलमेर बाड़मेर में। ध्यान रखना, लंगा एवं मांगणियार, तो वही चीज यहां पर है कि ये भी कौन बजाएंगे? आपके लंगा एवं मांगणियार। एक और लिखेंगे साथ में, ढोली। बोलो कौन सी जाति? तो लंगा मांगणियार ढोली जाति द्वारा इसका वादन किया जाता है। लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग इधर देखना भैया। पहली बात तो मैं एक और चीज बता देता हूं, ये सेम वही कॉपी है भैया। किसकी बनी हुई होती है? शीशम एवं सागवान से निर्मित होती है। बोलो किससे निर्मित होती है? शीशम एवं सागवान
वृक्ष की लकड़ी से निर्मित होती है। ये तीनों बातें वही है जो शहनाई में थी। आई बात समझ में? तो लकड़ी से निर्मित होती है, लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो यही बनता है, मांगनियार। और सुनना, ये जो पेपे का मांगनियार है ना, इनको कहा जाता है सुरनाई का जादूगर। बोलो क्या बोलेंगे इनको? तो इनको कहते हैं भैया सुरनाई का जादूगर। वापस बोलो क्या बोलेंगे इनको? तो इनको सुरनाई का जादूगर बोलते हैं। और सुनो, ये जो पेपे का मांगनियार आप यहां पर देख रहे हैं, इन पेपे खा मांगनियार के एक गुरु हैं और इनके गुरु का नाम है सद्दीक खा मांगनियार। बोलो क्या नाम हो जाएगा? तो इनके गुरु का नाम है सद्दीक खा मांगनियार। और आपको आगे चल करके मैं पढ़ाऊंगा कि ये जो सद्दीक खा मांगनियार हैं, इन्हें क्या कहते हैं भैया? तो इनको कहते हैं खड़ताल का जादूगर। आगे अपन पढ़ेंगे घन वाद्य यंत्र में खड़ताल, तो इनको कहते हैं खड़ताल का जादूगर। तो दो जादूगर आ गए, बताओ खड़ताल का जादूगर तो कौन? अरे बोलो खड़ताल का जादूगर तो कौन? और सुरनाई का जादूगर कौन? सद्दीक खां के शिष्य का नाम क्या है? पेपे खां। समझ में आ गई बात? और पेपे खां का संबंध कौन से वाद्यंत्र से है? तो इनका संबंध आपके सुरनाई वाद्यंत्र से है। ऐसे ही देखो एक नाम और नजर आ रहा होगा, मशक। बोलो क्या है? मशक। एकदम यूं लग रहा है जैसे कोई थैला होता है ना, थैला, वो थैला है एक तरीके से। ये नीचे मशक नहीं है, ये बैग पाइपर है। ये नीचे क्या है भैया? बैग पाइपर। और ये ऊपर क्या है? मशक। ये विदेशी वाद्यंत्र है, ये अपने स्थानीय लोकल वाद्यंत्र है। तो देखो आप लोग यहां पर सबसे पहली बात, ये जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये मशक जो है ये किससे बना हुआ होगा? बकरी की खाल। बोलो किससे निर्मित होता है? तो ये फिक्स है भैया, ये बकरी की खाल से निर्मित होता है। सबसे पहले तो यही याद रख लेना कि बकरी की खाल से निर्मित। दूसरी बात, कैसी संरचना है? थैले नुमा। या तो आप लोग कह सकते हो थैले नुमा, या आप लोग कह सकते हो गुब्बारे नुमा, कि जैसे गुब्बारा होता है ना तो उसकी तरह होता है। ये ध्यान रख लेना, थैले नुमा या गुब्बारे नुमा संरचना होती है। मुख्य रूप से आपको क्या याद रखनी है? थैले नुमा संरचना होती है। पेपर में पूछ लेगा आपसे कि भैया वह सुशिर वाद्यंत्र जिसकी आकृति थैले के समान होती है, बताओ कौन सा? और इसको क्या किया जाता है? ये भाई साहब बजा रहे हैं ना, ये मशक बजा रहे हैं, तो इसको क्या करते हैं? कांख में दबाकर बजाया जाता है। ये भी याद रख लेना कि ये जो वाद्यंत्र है इसको आपके कांख में दबाकर बजाया जाता है। कांख में दबाकर इसका वादन किया जाता है। आई बात समझ में? और अभी अभी मैंने क्या कहा कि ये जो आपके मशक है ये विदेशी वाद्य यंत्र बैग पाइपर के समान है। आई बात समझ में? विदेशी वाद्य यंत्र आपके जिसका नाम क्या है? बैग पाइपर। बैग पाइपर वाद्य यंत्र भी होता है, ध्यान रखना। तुम जो समझते हो वही नहीं होता है। तो विदेशी वाद्य यंत्र बैग पाइपर के समान होता है आपके क्या? तो विदेशी वाद्य यंत्र बैग पाइपर के समान आपके मशक, और विदेशी वाद्य यंत्र जूझ हार्प के समान मोरचंग। बोलो क्या हो जाएगा? और विदेशी वाद्य यंत्र बैग पाइपर के समान, तो याद रखना। और ये जो आपके बजाया जाता है इसका प्रमुख क्षेत्र, किन क्षेत्रों में इसको सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है? तो इसके प्रमुख क्षेत्र में भैया पूर्वी राजस्थान। मुख्य रूप से कहां पर? पूर्वी राजस्थान भैया। अलवर में बजेगा। अलवर के अलावा भरतपुर। बोलो अलवर के अलावा भरतपुर। भरतपुर के अलावा सवाई माधोपुर। बोलो कहां बजेगा? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के अलावा डीग। बोलो कहां बजेगा? ये आपके ये डीग वाले क्षेत्र में बजेगा। डीग एवं जयपुर, एक कहां बजेगा? आपके जयपुर में बजाया जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं, ये आपके नाथों एवं जोगियों द्वारा बजाया जाता है। नाथों एवं जोगियों द्वारा इसका वादन किया जाता है। मतलब कि कहीं ना कहीं भक्ति में बजाया जाएगा। बिल्कुल साफ। और वादन कब करेंगे? माताजी एवं भैरू जी के भजन गाते समय। किसके भजन गाते समय? तो ये ध्यान रखना, माताजी एवं भैरू जी के, माताजी एवं भैरू जी के भजनों में इसका वो बजाया जाएगा। भजनों में इसका वादन किया जाएगा। और अगर बात करें कि भैया ये जो आपके वर्तमान में अगर देखते हैं तो वर्तमान में आप कभी देख लेना, हालांकि वर्तमान में वो आपके मशक नहीं है, मुख्य रूप से क्या है? बैग पाइपर है वो, लेकिन फिर भी अपन मानते हैं इसको यही। तो वर्तमान में आपके पुलिस एवं आर्मी बैंड में शामिल हो गया भैया। वर्तमान में पुलिस एवं आर्मी का जो बैंड होता है ना, उस वर्तमान में पुलिस एवं आर्मी बैंड में और साहब ये वादन किया
जाता है। और अभी आजकल तो क्या है कि भैया अतिथियों के स्वागत में भी बजाते हैं। हमारे कोई अतिथि आ गए, ये ध्यान रखना, अतिथियों के स्वागत में भी वादन करते हैं, तो ये भी ध्यान रख लेना, अतिथियों के स्वागत में भी वादन किया जाता है। भाई हमारा कल्चर दिखाते हैं ना अतिथियों को, लेकिन अपने को ये नहीं पता अतिथियों के बैक पाइप पर बजता है। आई बात समझ में? ऐसा नहीं है कि भाई अपने ही बजाते हैं, विदेशों में बैक पाइप पर बजाते हैं। वो मूवी देखी होगी, एक था टाइगर। एक था टाइगर के अंदर कटरीना कैफ ने बजाया था, ध्यान रखना। भले ही आता नहीं होगा लेकिन एक्टिंग तो की थी ना। तो ये ध्यान रखना, अतिथियों के स्वागत में बजेगा, वर्तमान में आर्मी बैंड में। माता जी और भैरू जी के भजनों में बजाओ। तो कहां पर? अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, डीग और जयपुर। विदेशी वाद्य यंत्र किसकी खाल से बना होगा? संरचना कैसी है? थैलेनुमा। और इसको कैसे बजाया जाएगा? कांख में दबा करके बजाया जाएगा। और सुनना इधर आप लोग, अगर अपने से कल को कोई पूछे कि गुरुजी ये बताइए मशक का जादूगर कौन, तो भैया सीधा याद रखना कि मशक का जादूगर पूछे तो भैया श्रवण कुमार। बोलो क्या नाम? तो श्रवण कुमार को बोलते हैं मशक का जादूगर। समझ गए बात को? तो ये भी याद रख लेना। ये आपके कौन सा वाद्य यंत्र हो गया? मशक। तो नोट कीजिए भैया इसको। देखो इसमें सबसे पहले तो क्या याद करना कि कौन सा वाद्य यंत्र कौन सी कैटेगरी का है, पहली प्रायोरिटी। फिर जितने भी कलाकार हैं वो, फिर तुम्हारी किस्मत खराब हो तो बाकी मैटर। हाँ जी, कहाँ है लकड़ी का? अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड रुको। नहीं 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 नहीं, हाँ सही है सही है। उसके ऊपर लकड़ी की खोल चढ़ी हुई होती है। सही है, बिल्कुल सही है। अगर अपन देखेंगे तो ये जो आप यहां पर देख रहे हैं ना, ये पूरा पीतल का बना हुआ होगा। इसके ऊपर क्या होगा भैया? लकड़ी की खोल चढ़ा देते हैं। और वो लकड़ी की खोल जो होती है वो आपकी कौन सी होती है? शीशम एवं सागवान। सही है वो। लो यहां पर आपके लिख दिया मैंने, ठीक है ना। आगे बढ़े। इसमें कलाकार वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट लगा लेना भैया, ये बार बार एग्जाम में आता है। सुननाई के बाद में लिखिएगा मशक।
चलिए, तो ये लिख लीजिए आप लोग, बाकी बातें करेंगे अपन कल। तब तक के लिए धन्यवाद। कल अपना वाद्य यंत्र का टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा भैया। क्यों? क्योंकि बाकी में इतनी ज्यादा चीजें नहीं है। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो मैंने आपको बता दी भाई। चलिए भाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।